सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको समाजशास्त्र का दूसरा चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के बारे में बताएंगे। जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है? जैसा कि इसमें अर्थ निकल रहा है, जनसांख्यिकी का अर्थ, जनसांख्यिकी का अर्थ, जन माने लोग, लोगों की संख्या का आकलन, एक व्यवस्थित रूप से उनका अध्ययन करना, अर्थात उस विज्ञान या शास्त्र के रूप में उसका व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसांख्यिकी के अंतर्गत ये इसमें जो जनसांख्यिकी शब्द दिया हुआ है, ये अंग्रेजी भाषा के डेमोग्राफी, ग्राफी शब्द से लिया गया है। ये डेमोग्राफी जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है। अब ये डेमोग्राफी शब्द जो बना हुआ है ये एक यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। वो यूनानी भाषा कौन सी है? इस यूनानी भाषा में डेमोस और दूसरा शब्द है ग्राफिन। डेमोस और ग्राफिन। डेमोस का अर्थ होता है जन से और ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन से। अर्थात ये क्या हुआ? जन माने लोग, लोगों का वर्णन, लोगों की संख्या का आकलन, उसका वर्णन करना ही जनसांख्यिकी कहलाता है। ये यूनानी शब्द हैं, ये दोनों, इनके दोनों के योग से बनता है लोगों का वर्णन। जनसांख्यिकी क्यों प्रारंभ हुई, इसका भी एक इतिहास है। क्योंकि ये हमारे भारत में जब जनसंख्या थी और जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ कैसा होना चाहिए, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है या अन्य देशों की जनसंख्या कितनी है, उसका आकलन कैसे किया जाए, उसको हम कैसे निर्धारित करें, इसके लिए इन्होंने ये जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया और उसकी अध्ययन से ही जनसांख्यिकी हुई। आप लोगों को ये अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या के प्रकार। जनसंख्या के प्रकार, जनसंख्या के दो प्रकार होते हैं। पहला है आकार। आकार से तात्पर्य है कि जनसंख्या का आकार किस प्रकार का है। इसमें गणितीय विषय को बहुत ज़्यादा सक्रिय किया जाता है, क्योंकि इसका आकलन करने के लिए किस स्थान पर कैसा घनत्व है, इसका आकार किस प्रकार का किस देश में है, ये इसमें देखा जाता है। दूसरा होता है सामाजिक। सामाजिक ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है जनसंख्या का, उसके अंतर्गत आता है कि शिक्षा का स्तर वहाँ पर कैसा है, व्यवसाय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, आर्थिक उसकी उन्नति किस प्रकार की हो रही है, पिछड़ा है या उन्नतशील है, या उसकी किस प्रकार से वहाँ पर समाज बना हुआ है। ये सामाजिक व्यवस्थाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं सामाजिक के अंतर्गत। आकार के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसमें जनसंख्या का आकार और सामाजिक व्यवस्था, इसके बाद सबसे अधिक अहम बात है कि इसके क्या सिद्धांत हैं। जनसंख्या का जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जनसंख्या का सिद्धांत में सबसे पहले नाम आता है जनसंख्या के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले माल्थस का नाम आता है। माल्थस एक पादरी रहे थे
माल्थस ने अपनी एक पुस्तक में 1798 में, जिसका नाम था पुस्तक का ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक में उन्होंने, माल्थस ने विचार दिया था कि किस प्रकार से जो जनसंख्या का सिद्धांत है, जो उसका प्रतिपादन किया गया, उसमें जनसंख्या किस प्रकार बढ़ती है और उत्पादन किस प्रकार से बढ़ता है। ये एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी बहुत अधिक थे, लेकिन इनके पिता जो थे वो सकारात्मक सोच रखने वाले थे, लेकिन माल्थस जो थे वो नकारात्मक सोच रखते थे। नकारात्मक सोच रखने पर भी ये बहुत अधिक विख्यात थे और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत माल्थस का जो था वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। लोगों ने बहुत सारी आलोचनाएं भी की कि माल्थस का सिद्धांत एक काले राक्षस के बराबर है, लेकिन फिर भी ये अपनी सिद्धांत पर अडिग रहे और इनका सिद्धांत, जब जनसंख्या के सिद्धांत आता है तो उस पर अडिग सिद्धांत के रूप में और बहुत अधिक फेमस हो गया है। इन्होंने दो बातें कही थी, इनकी दो बातों पर इन्होंने सिद्धांत में बल दिया था। कौन सी वो दो बातें थी? पहली बात थी, इन्होंने कहा था कि मानव अस्तित्व के लिए उत्पादन आवश्यक है, क्योंकि भरण पोषण किससे होता है? उत्पादन के द्वारा या भोजन के लिए। तो मानव क्या करेगा? भोजन करेगा, तो भोजन आवश्यक है। तो मानव अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि भोजन आवश्यकता के विषमलिंगियों के बीच यौन उत्तेजना, जिससे कि जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से होती है। इन्होंने दो बातें ये इस पे बल दिया। इसके बाद कहा, माल्थस ने का कहना था कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, लेकिन जो उत्पादन है वो गणितीय विधि से बढ़ता है। अब ज्यामितीय विधि से किस प्रकार से बढ़ती है जनसंख्या का बढ़ना? जनसंख्या जो बढ़ेगी वो ज्यामितीय विधि से बढ़ेगी। किस प्रकार से? जैसे 1, 2 और 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 और इसी प्रकार से इसी क्रम में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो उत्पादन है, जनसंख्या के बाद आता है दूसरा कि उत्पादन क्षमता। उत्पादन किस प्रकार से होगा? गणितीय विधि के द्वारा होगा। सामग्री का उत्पादन, सामग्री ये होगी गणितीय विधि से। गणितीय विधि अर्थात 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से उन्होंने बताया। अब इस प्रकार से बढ़ने पर माल्थस का कहना था कि यदि जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये 25 वर्षों में जनसंख्या और उत्पादन सामग्री इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी, लेकिन 25 वर्षों के बाद अगले 25 वर्षों में जनसंख्या की जो, क्योंकि ये ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या 8 गुनी अधिक हो जाएगी और ये 8 गुना कम रहेगी। इसके बाद 100 वर्षों के अंतर्गत जनसंख्या 16 गुना हो जाएगी और ये कम रहेगी।
तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो अधिक हो जाएगी, लेकिन इसके दो साधन होंगे जिससे कि जनसंख्या, किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो किसी न किसी प्रकार से बराबर हो जाती है। उनके दो रोग कौन से होंगे? जनसंख्या के दो रोग कौन से होंगे? एक तो होगा प्रतिरोधक, प्रतिरोधक अर्थात खुद में किया जाने वाला, प्रतिरोधक कारक जो है इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार से, जैसे परिवार नियोजन है, साधन के द्वारा। दूसरा है नैसर्गिक, दूसरा है नैसर्गिक। ये नैसर्गिक कारण कौन से हैं? जो जनसंख्या का प्रतिरोधक जो है, परिवार नियोजन के साधन है, उनसे नहीं करते हैं तो प्रकृति अपने आप संतुलन बना लेती है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, कोई भी भूकंप आता है, महामारी आती है, जैसे अभी ये कोविड-19 है, इसमें महामारी में भी बहुत सारी जनसंख्या जो है वो ख़त्म हुई है। तो पूरे विश्व में जनसंख्या का संतुलन बनाने के लिए नैसर्गिक कारण इसमें काम करते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर जनसंख्या का संतुलन हो जाता है। ये माल्थस का सिद्धांत है और ये माल्थस ने इस बात को कहा है, उन्होंने जोर दिया है इस बात पर कि दोनों को, ये नहीं है कि केवल उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी और संख्या अधिक बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा? भुखमरी भी आ सकती है, अकाल पड़ सकता है, सूखा हो सकता है, या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा होगी जिसके द्वारा जनसंख्या संतुलित हो जाएगी। इसमें आता है बाढ़, भूकंप, महामारी आदि, कुछ भी ऐसे प्राकृतिक कारण जो कि जनसंख्या का संतुलन बना देते हैं। इनके सिद्धांत की बहुत अधिक आलोचनाएं भी हुई। जो आलोचना की गई थी उसमें सबसे ज़्यादा आलोचना गॉडविन ने की थी। माल्थस के सिद्धांत की आलोचना गॉडविन ने की थी। इन्होंने कहा था कि माल्थस के सिद्धांत के अंतर्गत शक्ति और वैज्ञानिकता की बिल्कुल भी अनदेखी की गई है। इन्होंने कहा कि क्या जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ती है और जनसंख्या वृद्धि सदैव ही हानिकारक ही होती है? क्या जनसंख्या के बढ़ने पर नैसर्गिक तरीके ही कार्य करते हैं और कोई कार्य नहीं करता, या उत्पादन क्षमता इतनी अधिक या इतनी कम होती है? इन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, ये आवश्यक है कि माल्थस के जो सिद्धांत है उसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन माल्थस के सिद्धांत के कुछ समर्थक भी लोग थे जिन्होंने नव माल्थसवाद बनाया, और उन्होंने कहा कि जनसंख्या के सिद्धांत का जो प्रतिपादन उन्होंने किया था माल्थस ने, इनका सिद्धांत दृढ़ है और इसलिए माल्थस का सिद्धांत बहुत अधिक फेमस भी हुआ। और हमने आपको माल्थस का सिद्धांत बता दिया। अब सिद्धांत बताने के बाद अब अगली वीडियो में हम आपको इसका घनत्व, भारत में क्या है जनसंख्या का घनत्व एवं इसके कारण, दोनों की वीडियो अगले उसमें बताएंगे और फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा, जिसमें हम फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स देंगे।